Hello, friends. Welcome back. This is Pankaj, and you're watching Investing with Pankaj. Learn more, invest better. आज क्या लर्न करने वाले हैं? एक बहुत टाइमली टॉपिक है और वो है बजट। बजट में आप अगर देखें कि किस तरह का मार्केट रिएक्शन होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। और ये इन्वेस्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कहां इन्वेस्टेड है, कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो आज हम देखने वाले हैं कि बजट का असर क्या होता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो क्या, मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमी, और तीन चार जो चीजें हैं वो मोटा मोटी तौर पर कह सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में थोड़ा आइडिया लगता है। एलोकेशन ऑफ फंड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि भाई कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिलेगा, किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा। कभी कभी रूरल के लिए पैसा ज्यादा आता है, कभी डिफेंस के लिए, कभी उन तरह की चीजों को बहुत क्लोजली आप मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ कुछ ट्वीक्स, मतलब कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, उनके बारे में बजट से थोड़ा आइडिया लगता है। तीसरी बात, प्रायोरिटीज क्या है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हमेशा बदलती हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड विच इज रिक्वायर्ड। तो मतलब यह है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज कंजम्पशन स्ट्रेस की बात बहुत की जा रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट आया, काफी अच्छा नहीं था, वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं था। तो मतलब यह कंजम्पशन में स्ट्रेस है, इकोनॉमी में स्ट्रेस है, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, ये कभी कभी प्रायोरिटीज होती हैं। और एक और चीज, फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। एक पुरानी कहावत है, उतने ही पांव फैलानी चाहिए जितनी लंबी चादर हो। मतलब ये कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग विद इन इट्स मीन्स, मतलब जितना पैसा उसके पास है उस हिसाब से खर्चा कर रही है, ज्यादा खर्चा कर रही है। तो ये सब तीन चार मोटा मोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन इसका असर क्या होता है मार्केट के ऊपर। पहली बात, कंजम्पशन सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट कितना पैसा लोगों के हाथों में छोड़ रही है ताकि लोग उसको खर्च कर सकें, वो कंजम्पशन को सपोर्ट करेगा। एक बहुत रिलेटेड एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट आया था कि सरकार 8वां पे कमीशन एस्टेब्लिश करने वाली है, गठित करने वाली है। मतलब ये कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज बढ़ेंगी। तो सैलरी बढ़ेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ऑफकोर्स, लेकिन उसका एक बहुत क्लोज लिंकेज था कि कंजम्पशन सपोर्ट मिलेगा। जैसे बहुत लोगों को पैसा मिलता है तो लोग गाड़ियां खरीदते हैं, वाइट गुड्स खरीदते हैं, और जनरल कंजम्पशन में भी इजाफा होता है, बढ़त होती है। सेक्टर की प्रेफरेंसेस, कौन सेक्टर में अच्छा, कौन सेक्टर में खराब। एक और चीज, डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट होते हैं। गवर्नमेंट जो सरकारी कंपनीज है, पीएसयूज हैं, उनके बारे में कैसे सोच रही है, उनके बारे में कैसे उसका व्यू है, किन पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट करने वाली है, किन को नहीं करने वाली है, वो एक आइडिया लगता है। और कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उन पे क्या इंपैक्ट आने वाला। फॉर एग्जांपल अगर किसी सेक्टर में कुछ हो रहा है और आप समझिए कि वो सेक्टर में कोई स्टॉक होल्ड करते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को देखें कि भाई क्या असर होगा इस कंपनी के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं कि बजट कब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी पड़ेगी कि सर्कमस्टांसेस मार्केट रिएक्शन को हमेशा प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट में बहुत सब कुछ रिलेटिव है। जो चीजें आज से 6 महीना पहले अच्छी लग रही थी वो शायद आज अच्छी न लग रही हो। आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में ऐसा एग्जांपल है, सितंबर के लास्ट से जो करेक्शन शुरू हुआ पिछले 3-4 महीने से जो चालू है, एफआईएस की सेलिंग है और वो सब चीजें तो हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको साइड बाई साइड देखने को मिलेगी, वो ये कि बहुत सारे सेक्टर जैसे डिफेंस है या पीएसयूज है, उन्होंने जितना अच्छा किया था उतना अच्छा वो नहीं कर रहे हैं, काफी करेक्शन उनमें देखने को मिला है। मतलब ये है कि 6 महीने में बदलाव काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है कि बजट कब इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, तो बुल मार्केट में हमेशा बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बुल मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर ढूंढ रहे होते हैं एक्सक्यूजेस या बहाने कि कैसे वो मार्केट के बारे में ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। बुल मार्केट में नेगेटिव न्यूज को लोग इग्नोर कर देते हैं और पॉजिटिव न्यूज को तुरंत ट्रेड करते हैं, उसके ऊपर मार्केट को और ऊपर ले जाते हैं। ठीक उल्टा बेयर मार्केट में होता है। तो बेयर मार्केट में क्या होता है कि लोग पॉजिटिव न्यूज को बोलते हैं यार कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो, और खराब न्यूज आती है, अरे अरे बहुत नुकसान हो जाएगा, बेच दो। तो बजट क्या है, बजट जनरली एक ऐसी चीज है जो कि सपोर्टिव ज्यादा होता है इन जनरल। ऑफ कोर्स कुछ एक विशेष सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली बजट को सपोर्टिव माना जाता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा स्पेंड होगा, कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाएगा, टैक्स रेट कम हो जाएगा, वो सब चीजें, मतलब जनरली बजट सपोर्टिव होता है। ये मतलब पॉजिटिव न्यूज। और पॉजिटिव न्यूज बेयर मार्केट में कम काम करती है। तो बुल मार्केट होता है तो ज्यादा काम करती है। मतलब बेयर मार्केट अभी चल रहा है अगर, तो डेफिनेटली बजट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरी बात, जब ग्लोबल फैक्टर्स एंड जियोपॉलिटिक्स थोड़ा स्टेबल हो,
अब जैसे कि ट्रंप है, वो यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं और बहुत सारा लोगों को आशंकाएं हैं, बहुत सारी लोगों को चिंताएं हैं कि कैसे उनकी 4 साल के टेन्योर में किस तरीके से जो देखने को मिलेगा उनकी पॉलिसीज, ट्रेड में वो क्या करेंगे और बाकी सब चीजों में क्या करेंगे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी मार्केट में प्रेवलेंट है। एफआईएस की सेलिंग हो रही है बहुत ज्यादा। दूसरी बात फिस्कल वरीज, और जो मतलब फिस्कल वरीज मतलब गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, वो जो चीजें हैं जब लोग ज्यादा चिंतित हों उस बारे में। एक्सचेंज रेट पे चिंता है। अभी एक्सचेंज रेट पे चिंता यह है कि रुपया काफी गिरा है। अगर आप देखें कि फेड ने जब रेट कट किया था 4 महीने पहले करीबन, तो 83.5 के आसपास रुपया था और आज 86.5 और 86.7 के बीच में है, या फिर मतलब लगभग उस रेंज में है, 86 से 87 के बीच में। 86 से 87 के बीच में अगर रुपया है तो एक्सचेंज के बारे में चिंता है, लेकिन कई लोग उसको पॉजिटिवली भी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स वो एक अलग टॉपिक, अभी और बात करेंगे, लेकिन नेचुरली फिस्कल डेफिसिट के बारे में लोगों की चिंता उतनी नहीं। सेक्टर स्पेसिफिक स्लोडाउन जो है वो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पुअर मानसून कभी होता है तो गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है कुछ सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल अगर आज आप देखें गवर्नमेंट की कैपेक्स की बात करें और भी सब चीजों की बात करें, तो बजट के बारे में शायद थोड़ा सा एक्साइटमेंट उतना नहीं है जितना कि पहले टाइम में होता था। ऑफ कोर्स बजट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट, लेकिन बजट के बारे में उतना एक्साइटमेंट जितना बुल मार्केट में देखने को मिलेगा और ये सब सिचुएशन में देखने को मिलेगा उतना नहीं है। एक हिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। ये 1997 और 1998 की बात है, जब आज लगभग 25 साल पहले। ज्यादातर हमारे व्यूअर्स उनको शायद याद नहीं होगा क्योंकि दे वुड नॉट हैव सीन दिस फर्स्ट हैंड, बट बजट के इंपैक्ट को कैसे देखा जा सकता है वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उस टाइम एक बजट आया था, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया था एक, और उस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी और उस बजट को ड्रीम बजट कहा गया था। अगर आप ड्रीम बजट करके सर्च करेंगे तो तुरंत आपको गूगल पे काफी सारे रिजल्ट्स के बारे में मिलेंगे। वो ड्रीम बजट क्यों था? सिंपल भाषा में बहुत सारे टैक्सेस को कम किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और बहुत सारी ड्यूटीज वगैरह घटाए गए, और एक बहुत ही बोल्ड स्टेप माना गया वो। और मार्केट उस दिन 5-6% ऊपर था। वो बहुत बड़ा रिएक्शन है मार्केट का, 6% ऊपर। आप समझिए बजट आता है और मार्केट 5-6% उछल जाता है और 5-6% ऊपर चला जाता है तो क्या होगा? डेफिनेटली इज सच अ मैसिव रिएक्शन एंड इट डिड हैपन दैट टाइम। तो मतलब यह है कि बजट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन बजट के अंदर क्या है, बजट में किस तरह की पॉलिसीज अनाउंस की जा रही है, किस तरह की चीजें की जा रही हैं। ऑफ कोर्स अब मार्केट का साइज काफी बड़ा हो गया है। आज से 25 साल पहले इंडिया उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, इतना इंडिया बड़ा मार्केट भी नहीं था। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखे जाए तो 5-6% का रिएक्शन उस टाइम आ गया था, लेकिन अब शायद वो मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि बजट के बारे में अभी भी कुछ एक पॉलिसीज, कुछ एक चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि स्पेसिफिक कंपनीज को या स्पेसिफिक सेक्टर्स को काफी फायदा पहुंचाएं। एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए था कि ताकि बजट की सिग्निफिकेंस को हम समझ सकें। ड्रीम बजट, टैक्स कट्स काफी सारे हुए और वो सब चीजों की वजह से 1997-98 के बजट को ड्रीम बजट कहा गया था। आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप के पास टाइम और आप इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो जाइए गूगल पर सर्च करिए और पढ़िए कि क्या क्या हुआ था। कुछ एक चीजें हमने भी हाईलाइट की हैं टैक्स रेट के बारे में या उन सब चीजों के बारे में, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि उस टाइम ये कहा गया था कि भाई ये बजट जो है, इससे अच्छा बजट लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। ड्रीम बजट मतलब ड्रीम बजट माने कि ये जितनी अच्छी चीजें हो सकती थी वो सब की गई हैं इसमें। और इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, बात करते हैं कि आज क्या चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है बजट, तो कुछ एक सेक्टर हमने यहाँ पे हाईलाइट किया। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब ये कि सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है, बट मोटा मोटी जो चीजें ऐसी लग रही हैं जहां पे कि ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है, ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, वो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज है कैपेक्स। कैपेक्स मतलब सरकार कितना खर्चा कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट फॉर्म है कैपेक्स। तो कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हो रहा है और ये सब चीजों को कितना फायदा होता है। सीमेंट को फायदा होता है, स्टील को फायदा, सीमेंट को ज्यादा फायदा होता है बिकॉज सीमेंट का कंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा लिंक है। कंजम्पशन है, ऑफकोर्स जैसे हमने बात की कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट खराब थे, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है और कंजम्पशन के बारे में आज बड़ी सारी चिंताएं, आशंकाएं हैं, तो सरकार कंजम्पशन के लिए हो सकता है कुछ करे। बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बिकॉज जो भी कुछ इकोनॉमी में होता है फंडामेंटली वो सब बीएफएसआई को जाके इंपैक्ट करता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बट बैंकिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है क्योंकि उसमें जितना भी इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा वो सब बैंकिंग में आएगा। अगर बैंकिंग में ट्रबल है, बैंकिंग में परेशानियां हैं, तो सब जगह वो मैनिफेस्ट होंगी, सब जगह रिफ्लेक्ट होंगी। एनर्जी एंड यूटिलिटीज, बिकॉज रिन्यूएबल पर बड़ा फोकस है,
गवर्नमेंट का, और बहुत सारा क्लाइमेट चेंज और उस तरह की इश्यूज स्ट्रगल कर रही है ह्यूमैनिटी और प्लेनेट। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स, अगेन इसका कैपेक्स से रिलेशन है। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स को फायदा होता है अगर सरकार उन पॉलिसीज को लाती है जो कि उसको सपोर्टिव हो। डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बिकॉज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंकरेज किया जा रहा है और डिफेंस के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो ये सब एनकरेजमेंट वाली पॉलिसीज अगर आएंगी तो फायदा होगा। रियल एस्टेट, अगेन रियल एस्टेट क्या होता है कि सरकार का हमेशा से ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपने घर हो, और एक बड़े बड़े प्रोग्राम्स एंड स्कीम भी चलती हैं, लेकिन मोटा मोटी रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में क्या किया जा रहा है। फिर एक टूरिज्म के बारे में, जैसा कि हम कई बार बात भी कर चुके हैं कि डोमेस्टिक प्ले बहुत बड़ा है। ऑफकोर्स जो फॉरेन जाने वाले टूरिस्ट की संख्या है इंडिया से, वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, बट हम सिर्फ यहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमी की या मार्केट की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है। काफी सारे सेक्टर हैं, आप होटल्स को देखें, हमने होटल्स के एग्जाम्पल को डिस्कस किया है काफी बार। इंडियन होटल जैसी कंपनी पिछले 4-5 सालों में ऑलमोस्ट 8-10 टाइम्स ऊपर है स्टॉक प्राइस, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। इन टर्म्स ऑफ की नेम्स, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि भाई कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां पे कि मुझे ये देखने को मिलेगा कि बजट को देखूं, बजट को एनालाइज करूं और बजट के बारे में क्या पॉलिसीज है समझूं। सिंपल से नाम है कुछ, लार्सन एंड टूब्रो, बिकॉज ये सबसे बड़ी ईपीसी कंपनी है इंडिया की। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म होता है इंजीनियरिंग कंपनीज के लिए जो कंस्ट्रक्शन करती हैं, इंफ्रा में काम करती हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, बिकॉज अगेन सीमेंट जैसा कि हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, यूटिलिटीज है काफी बड़ी। रिन्यूएबल्स में नहीं है एनटीपीसी अभी उतनी बड़ी, लेकिन कोल बेस्ड प्लांट बहुत ज्यादा बड़े हैं। बहुत बड़ा इंडिया का जो कंजम्पशन होता है पावर का, वो एनटीपीसी की तरफ से आता है, ऑलमोस्ट 20-25% के आसपास। और पावर ग्रिड है जो ट्रांसमिशन लाइंस बिछाती है, ट्रांसमिशन लाइंस को बनाती है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती हैं। फिर जैसा कि हमने कहा बीएफएसआई, तो बड़े नाम कौन से हैं? एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब है। कंजम्पशन की स्टोरीज, और हमने अब नोटिस करिए कि डाबर और इमामी का नाम पहले लिखा हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अक्सर ये कोशिश रहती है गवर्नमेंट की कि रूरल कंजम्पशन को ज्यादा सपोर्ट किया जाए। रूरल कंजम्पशन का जो एक्सपोजर है वो नेस्ले या हिंदुस्तान यूनिलीवर के कंपैरिजन में, हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले के कंपैरिजन में ज्यादा कहां पर है? डाबर और इमामी जैसी कंपनीज में। फिर रियल एस्टेट में डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, जिस तरह की कंपनीज हैं। इंडियन होटल्स, इंडिगो, जिनके बारे में हमने बात की, डोमेस्टिक टूरिज्म प्ले जो है। तो ओवरऑल ये काफी सारे नाम्स ऐसे हैं जो कि अगर आप देखें कि उन चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको शायद और बेटर आइडिया लगे क्या होगा। अगर आप, मैं कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ये समझना चाहते हैं, आप कुछ ट्रेड भी नहीं करना चाहते, कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि भाई बजट का क्या असर आता है, बजट के अगले दिन आप इन नामों को सर्च करिए, आपको जरूर मिलेंगे। ये जस्ट गूगल सर्च करिए कि भाई लार्सन एंड टूब्रो प्लस बजट, देखिए क्या न्यूज आते हैं। डेफिनेटली आपको काफी सारे अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, काफी सारा न्यूज फ्लो मिलेगा कि एलएनटी का, लार्सन एंड टूब्रो का बजट से क्या रिलेशन है और क्या क्या फायदा नुकसान होने हो रहा है, और अदर अपॉर्चुनिटीज क्या सेक्टर में इमर्ज हो सकती हैं। रेलवेज, मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सरकार का बहुत ग्रोथ फोकस है अगले, आई वुड से एटलीस्ट फॉर अ डिकेड, रेलवेज विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर विद गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या बनेंगी या क्या नहीं बनेंगी वो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन रेलवेज एज अ फोकस, अगर आप देखिए कि जो न सिर्फ बुलेट ट्रेन बट मेट्रो नेटवर्क का एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैक्स एंड लाइंस, काफी सारी चीजों के बारे में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो मास ट्रांसपोर्ट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रेलवेज का है, और जनरल ग्रोथ में रेलवेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो चीज है बड़ा फोकस एरिया है। रिन्यूएबल्स, जैसा कि हमने कहा कि रिन्यूएबल्स बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हॉस्पिटल्स हैं, फिर मेटल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, तो ये सब चीजें जो सेक्टर है वो और भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं बाकी जो हमने डिस्कस की उनके अलावा, जो कि बजट के साथ जिनका लिंकेज हो सकता है। की टेकअवेज क्या है? पहली बात तो ये कि मार्केट का साइज जैसे बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट के पास, जैसे जीएसटी आ गया, जीएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था, और जीएसटी की वजह से बहुत सारी पॉलिसीज जो होती हैं वो काफी वेल डिफाइंड हो गई। मतलब कि किसी भी सेक्टर के बारे में उन्होंने बकेट्स में डाल दिया कि भाई इस पे इतना % टैक्स लगेगा, इसमें इतना % टैक्स लगेगा, ऐसे करते करते उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया। और उससे फायदा ये हुआ कि जो बजट में ट्वीक्स होते थे वो थोड़ा कम हो गए। तो बजट इज गेटिंग लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट। जैसा हमने जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, और हाई एक्सपेक्टेशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज से हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माने जा रहे हैं। कंजम्पशन के बारे में ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है, और फिस्कल डेफिसिट जो डिसिप्लिन है, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने वाली जो चीज है उसके बारे में
ऐसे उम्मीद की जा रही है कि ये टाइट अप्रोच जो गवर्नमेंट की है, जो संभाल के चलने वाली अप्रोच है कि ज्यादा खर्चा ना किया है, वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात ये कि बजट आज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि पहले हुआ करता था। दूसरी बात, सब जो सेक्टर है, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, उनके बारे में शायद आपको कुछ न्यूज देखने को मिले। और दूसरी बात कि जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसके बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी अनलाइकली टू चेंज। अब कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मतलब कि चिंता की बातें जो हैं, जो अगर आप देखें कि आईएनआर का डिप्रिसिएशन बहुत हुआ है और ये पॉलिटिकली बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। इकोनॉमी के हिसाब से हो या ना हो, बिकॉज इकोनॉमी के हिसाब से मैं क्यों कह रहा हूं कि हो या ना हो, बिकॉज जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको एक वीक रुपी से काफी फायदा मिलता है। और एक नेचुरल, जो अगर आप देखेंगे कि एक्सचेंज रेट जो होती है वो बहुत सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर से डिसाइड होती है। तो आर्टिफिशियली रुपए को एलिवेटेड रखना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। ऑफ कोर्स कभी और बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन नेचुरली पॉलिटिकली बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है कि भाई रुपया इतना गिर गया, रुपया इतना गिर गया, लोग काफी इसके बारे में नॉइज क्रिएट करते हैं। 2Q जो था वो बैड था। ग्लोबल फैक्टर्स तो खराब है तो हैं, लेकिन 2Q काफी बैड था और थर्ड क्वार्टर भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ही तेजी से लगातार सेलिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और स्मॉल एंड मिड कैप्स में करेक्शन आना शुरू हो गया है। मतलब यह है कि मार्केट में काफी सारी रेड फ्लैग जो आपको दिख रहे हैं, जो डायरेक्टली बजट से रिलेटेड नहीं है, बट उनके बारे में याद ये रखना पड़ेगा कि कुछ भी सेक्टर में कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो हमको इन चीजों को भी याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या मुश्किलें आज सामने है मार्केट की। गवर्नमेंट कैपेक्स जो है, प्राइवेट कैपेक्स के एब्सेंस में गवर्नमेंट कैपेक्स बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे ग्रोथ आएगी। तो ये सब चीजें रेड फ्लैग्स भी हैं। रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? बजट स्पीच जो होती है उसके तुरंत बाद कोई फैसला लेने से थोड़ा झिझकें, हेजिटेट करें, क्योंकि पूरा पढ़ें। अगर आपको लगता भी है कि भाई मेरे सेक्टर में, मेरे स्टॉक में कुछ पड़ा हुआ है, तो भी आप पूरा बजट का जो स्पीच के ऊपर ना जाएं, बिकॉज स्पीच में सिर्फ हाइलाइट्स होती हैं, उनके जो फाइनर पॉइंट हैं, जो मतलब डिटेल है, वो आपको बाद में पता चलेगा। जो इंपैक्टेड सेक्टर स्टॉक होते हैं बड़े वॉलेटाइल होते हैं। कुछ अच्छी न्यूज आई, 5% ऊपर चला गया, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई और 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ, उस टाइम सिर्फ 2% ऊपर है। तो तुरंत बहुत ज्यादा बड़ा बेट लेने से थोड़ा सा अवॉइड करें, उसे थोड़ा सा हेजिटेट करें। और जैसा कि हमेशा कहते हैं कि जो चॉपी मार्केट होता है उस टाइम रिस्क इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत होती है। मतलब रिस्क असेसमेंट आप बराबर करें और उनको कंसीडर करें कि आप बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल्ड स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल्ड बेट्स नहीं ले रहे हैं सिर्फ एक न्यूज फ्लो के ऊपर, बिकॉज आपको जैसा मैंने कहा कि फाइनल प्रिंट देखना भी बहुत जरूरी है। और कुछ सारी क्लैरिटी जो है कि हमेशा जो चीपर स्टॉक्स होते हैं, जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनके बारे में शायद थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ एक नए PLI स्कीम जो प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए है, या उसके बेनिफिशियरीज जो है सेक्टर में, उनको भी आप देख सकते हैं। बट मोटा मोटी ये है, 3 बातें याद रखने की है। पहली बात ये कि बजट स्पीच के बाद कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन न लें। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक्स को भी अवॉइड करें, भले ही कितना भी उनमें पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरेट हो रहा है। और तीसरी बात ये कि जब कभी भी आपको लगे कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा अगर उस चीज को डिटेल में जाएंगे और थोड़ा सा जब बेयर मार्केट चल रहा है तो अपना रिस्क असेसमेंट बराबर रखेंगे और रोबस्ट रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड वी विल मीट यू next time with a new topic, with a very interesting idea about a very good and useful topic for you. Thank you so much. Learn more, invest better. This is Pankaj and you're watching Investing with Pankaj. Thank you so much. Bye.